आप सबसे उम्मीद रखता हूँ और ऐसा हमको रखना भी चाहिए। एक और बात जो है ना, जो छोटे छोटे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर मेरा संबोधन उन्हीं के लिए है कि बेटा मैं जितने भी विद्यार्थियों को एक वाक्य याद दिलाता हूँ कि यूँ कहता हूँ कि काम करने के 100 तरीके हैं और नहीं करने के 100 बहाने हैं। ये बात मेरे मन में बैठी हुई है और मैं सभी विद्यार्थियों को याद भी करवाता हूँ जो मुझसे पढ़े उनको जानते भी होंगे कि काम करने के 100 तरीके और नहीं करने के 100 बहाने। पढ़ाई में भी आप 100% देती हो, इसके लिए पूरे महिला समूह से मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आप खुद अपनी पीठ पर तपाएं। नित्य बंजा, रोहित जी बंजा, समस्त मंचासीन अतिथि को मेरा सादर प्रणाम, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज मैं जिस स्थिति पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा या मुझे ये सीट मिलेगी। सबसे पहले मेरे अपने गुरु मोहित जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं सेकेंड ग्रेड की पोस्ट परिवार को संभालते हुए लूंगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने परिवार को दूंगी। दोनों परिवार का फुल सपोर्ट था, उसी की वजह से मैं आज इस सीट पर बैठी हूँ। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आते जाते रास्ते में मुझे कहते थे कि बेटा किसी और का होगा, हो या ना हो, पर तेरा जरूर होगा। बस इनका आशीर्वाद था जो मैं इस सीट पर पहुंची। तो आप सबका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सीख मिली है कि लक्ष्य अपना अगर क्लियर हो, किसी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए समय कोई निश्चित नहीं होता है। मैंने पढ़ाई छोड़ ली, उसके बाद भी मुझे उस सीट तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ भी बहुत से थे और मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही कहना चाहूंगी कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, बाकी उस मुकाम तक तो आप अपने आप पहुंच जाते हैं। और कहते हैं ना, जब वो कोई चीज अच्छी होने वाली हो तो सारी कायनात भी हमें उस तक पहुंचाने के लिए मदद करने लगती है। आज तक नहीं बना, तो पहली जो आवश्यकता होती है वो कठिन परिश्रम है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने भी बताया, दृढ़ निश्चय। अगर आपको मन में एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो वो होके रहेगी। तीसरा, प्रॉपर पेरेंटिंग, जहाँ जवाबदारी आती है अभिभावक की। और एक मैं विशेष बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में एक महामारी जो फैल रही है, कोरोना नहीं, कोरोना बिल्कुल नहीं है, उससे बड़ी महामारी एडिक्शन टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये आज के लक्ष्य प्राप्ति में विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी बाधा हो रही है और होती रहेगी। उसके लिए अभिभावक ज़्यादा जिम्मेदार हैं बनिस्पत बच्चों के। एक नियम अपन सबको आज लेना होगा, हो सकता है बहुत ने ले लिया हो। बच्चों के सामने स्क्रीन टाइम घटाइए। अपना मोबाइल अपन कम से कम यूज करेंगे बच्चों के सामने। जो बुजुर्ग हैं और आज युवा भी कई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हो सकता है 2 साल, 1 साल, 4 साल के होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्रण लेना अपने लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपना स्क्रीन टाइम घटाइए। अच्छी बातें आती है इस पे। अच्छी बातों के बारे में मेरा एक अनुभव है। हम किसी शादी में दिल्ली में गए थे। पहले दिन कार्यक्रम था, दूसरे दिन कोई कार्यक्रम नहीं था, तो दिल्ली घूमने का कार्यक्रम बनाया। बच्चों सब ने हमने घुमाया था, तो थोड़ा थक गए, फिर विश्राम के लिए एक मंदिर में बैठे। वहाँ एक प्रवचन चल रहा है। वहाँ एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी है, केवल उन पे अमल करना बाकी। नई अच्छी बात कोई नहीं है, अच्छी बातें सब कही जा चुकी है, कुछ कहने को बाकी नहीं है। उस पे अपन को ये देखना है कि इस पे अमल कैसे किया जाए। तो प्रॉपर पेरेंटिंग, परवरिश आज के ज़माने में खास करके जो युवा पेरेंट्स हैं उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको ये चीज़ करनी आवश्यक है। ये कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, उसके लिए अलग अलग, जैसे एक पल्स पोलियो का अभियान चलाया था और पोलियो पे आज लगभग हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। उसी तरह उसी कड़ी मेहनत और प्लान के साथ ये देश में आयोजन होने जा रहा है।
ये योजना लागू होने वाली है, उसके पहले क्यों ना हम अपने समाज को आगे लाएं। समाज तभी आएगा जब कोई परिवार आएगा। परिवार से पहले व्यक्ति है। आज पहले संयुक्त परिवार था, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। उससे भी अलावा आज व्यक्ति अकेला हो गया। उसका स्क्रीन टाइम फेसबुक व्हाट्सएप ने इतना बिजी कर दिया उसको कि वो महामारी का रूप ले रहा है। उसके हलवा हटके में एक बात करना चाहूँगा कि बच्चों को सरल बनाइए। सरल बनना आसान नहीं है। क्यों कि इस कंपटीशन युग में 100 बच्चे तैयारी करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सीटों के हिसाब से 2 या 5 का चयन होता है। अगर उसमें सरलता के गुण आएंगे बच्चे में, तो उसमें जो भी मनोविकार उत्पन्न होने हैं वो नहीं होंगे। आदरणीय दो शब्द बोलने का मेरा अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे छोटे भाई हैं और वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट उसके जीवन पे आएगा, उसके व्यवहार पे आएगा, उसको झेलने के लिए बच्चों को सरल बनाना भी आवश्यक है। उन्हें होशियार बनाइए, इंटेलिजेंट होना आवश्यक है, क्लेवर होना आवश्यक है। कड़ी मेहनत तो करेंगे बच्चे, गाइडेंस आवश्यक है। आज की तारीख में गाइडेंस है, सब जगह अवेलेबल है। कहीं भी अपन जाएंगे, जैसे आप सब ने हमें दूसरी बार निर्मल चुनने के लिए हमारी कमेटी और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे कार्यक्रम में जो कार्य हुए उनमें आप सबकी भूमिका होने के कारण ही हम सफलता मिली है। साथ साथ भूमि का मुख्य काम आज पूरा कर रहे हैं। आप सबको सहयोग से हमारी कार्यकारिणी पदाधिकारी की मेहनत से रजिस्ट्री करा रहे हैं। कुछ विलंब जरूर हुआ है, मगर अभी हमारे नाव किनारे पे लग चुकी है। हमें पूर्ण सफलता मिल जाएगी। हम पिछले साल प्रतिभा समारोह कोरोना के कारण नहीं कर सके थे, जिसको अभी 2 साल के साथ में विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। स्वर्गीय रविशंकर जी के पुत्र ने 5 साल की घोषणा उनके पुत्र द्वारा मौजूद शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। स्वर्गीय प्रकाश जी भट्ट द्वारा घोषणा उनके पुत्र विकास द्वारा सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जो कि 5 वर्षों के लिए घोषणा में अभी चुनाव के अंतिम पद में घोषणा की है, जिसका लाभ हमें अंशुल जी जब भी हम याद करते हैं, जिस प्रकार लाभ चाहिए हमें देते हैं। युवा टीम की घोषणा की है, जिसमें अध्यक्ष इलेश दवे हैं, उपाध्यक्ष दीपक जी मेहता, खेल समिति की भी अध्यक्ष मनोज जी जोशी, उपाध्यक्ष धर्मेश जी पंड्या हैं बनाए गए हैं। खेल समिति के मंत्री के रूप में प्रकाश मेहता और संवाद प्रभारी के रूप में नीलेश दवे ओबरी की घोषणा अभी की है। हमारे विद्यार्थियों, आप अव्वल नंबर तो लाते हैं, साथ ही हमारी संस्कृति की ओर भी ध्यान देकर गायत्री मंत्र रोज जपना चाहिए। उसके साथ साथ भागवत रामायण, जो कि हमारा ब्राह्मण समाज का मूल मंत्र है, उसके साथ गीता रामायण आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी प्रगति की और माँ बाप का पूरा सहयोग है, उसे कभी भी जीवन में ना भूलें। आपकी प्रतिभाएं हमारे देश की उन्नति की डोर है। हमारे युवा एवं बुजुर्ग और हम खोए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि के रूप में करना चाहूँगा। हमारे कोषाध्यक्ष देवलाल जी भट्ट एवं हमारे गांव के इकाई अध्यक्ष की मेहनत से अधिवेशन को उसको कर सकते हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय सुरेश जी मेहता साहब, जिनको कौन नहीं जानता, उनकी प्रतिभा, उनका कार्य, उनकी शैली, उनकी शिष्टता और उनकी विशिष्टता सभी से आप परिचित। डूंगरपुर बांसवाड़ा ब्राह्मण समाज के जमुनानंद भट्ट साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल, चाहे वो बांसवाड़ा के ब्राह्मण समाज हो, डूंगरपुर के ब्राह्मण समाज, उदयपुर के ब्राह्मण समाज हो, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज हो, एक श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में छवि है सुरेश जी मेहता की।
बहुत आग्रह किया था उनको संरक्षक जी ने और बिलुड़ा ग्राम इकाई के सभी पंचों ने कि वे आज हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाते, परंतु परिस्थितियां होती हैं, न मुझे उन परिस्थितियों का कोई ध्यान है। लेकिन आज ये इतने बड़े समारोह संगठन का और उसमें सुरेश मेहता का न होना शायद हम सबको किसी को भी स्वीकार नहीं है। मैं बिरुड़ा ग्राम इकाई के द्वारा, क्योंकि ये बिरुड़ा में कार्यक्रम हो रहा था, तो ग्राम इकाई की कोई ऐसी भावना थी कि भाई उनका बेटा असामयिक रूप से उनका साथ छोड़कर, हमारा साथ छोड़कर के हमसे विलग हो गया। और बच्चों, वो कितनी बड़ी प्रतिभा थी, उनका जो मोती लूटा, उनका जो कोहिनूर लूटा, उनका क्या हमारा मोती लूटा, हमारा कोहिनूर लूटा, वो कितनी बड़ी प्रतिभा थी। अभी मैं जिस अभिनंदन पत्र को मैं यहाँ पढ़ूंगा, आप उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना अधिक पढ़ सकता है। माफी चाहूंगा, भावनात्मक क्षण है, तो मैं ज्यादा यदि कुछ सुरेश जी के बारे में कहूंगा, क्योंकि समाज में, संगठन में, विभाग में हम हमेशा दाएं बाएं रहे, और अगर मैं ये घमंड भी करूं कि सुरेश मेहता को मुझसे अधिक कोई जानता भी नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। शिक्षा विभाग का हमारा एक कोहिनूर था, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया था समाज की सेवा करने के लिए, अपने व्यवसाय को उन्नत करने के लिए। उनका एक सपना भी था कि एक ऐसा चैनल इजाद किया जाए जिसमें हम लोग होते। चलो, बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे, कर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, चिल्लाता है, हंसता है। मधुरालय के अंदर मधु के घट हैं, मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं। अब अपन सब लोग एक तरह की मदिरालय, बच्चन के शब्दों में, और हम एक छोटे छोटे प्याले हैं। मदिरालय के अंदर मृदु मिट्टी के बने हुए प्याले टूटा ही करते हैं, पर टूटे प्यालों पर कब अंबर शोक मनाता है, चिल्लाता है, पछताता है। मौत भी होती है, विलग भी होते हैं, अलग भी होते हैं, लेकिन जीवन तो चलता ही रहता है। कोरोना जैसी महामारी जिसने देश को नहीं, विश्व को बर्बादी के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। दुनिया आज भी चल रही है, दुनिया कल भी चलेगी। ये सूरज आज भी निकला, ये सूरज कल भी निकलेगा, यादें रह जाएंगी। तो उस कवित्व बेटे की, पर बच्चों में तुमको कहना चाहता हूँ, मैंने कहा ना, कितना पढ़ सकता है कोई आदमी, कितना पढ़ सकता है, आप देखिएगा अभी। और उस अभिनंदन पत्र को बनाने में बिरुड़ा ग्राम इकाई और संरक्षक के मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस काम को मुझे सौंपा। और इस कार्य को पूर्ण करने में एक चैलेंज था, इतना बड़ा चैलेंज था। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आप मान जाएंगे कि इसको कैसे बनाया होगा। डॉक्टर नटवरलाल जी सुबह ही चिंता कर रहे थे कि ढंग से कैसे वो बन पाया, नहीं बन पाया। मैंने कहा बन पाया, बने कैसे नहीं। सहस्त्र बड़ी औदित्य ब्राह्मण समाज, 10 गांव संस्थान, तामटिया चोखला, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। संस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 के शुभ अवसर पर संगठन एवं समाज द्वारा ससम्मान यह अभिनंदन पत्र आपके मरणोपरांत आपके प्रतिष्ठित परिवार को सादर प्रेषित है। समाज जन आपका नागरिक अभिनंदन करते हुए आपकी विलक्षण प्रतिभा और अल्पायु में आपकी श्रेष्ठतम उपलब्धियों की मुक्त कंठ से ये संगठन प्रशंसा करता है। मेधावी छात्र प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर की सभी परीक्षाओं में उच्चतम अंक अर्जित कर परिवार, समाज एवं परिक्षेत्र का गौरव बढ़ाया। जीव विज्ञान आपका प्रिय विषय रहा, फलतः जैव तकनीकी में निष्णात की डिग्री को प्रतिष्ठापूर्ण प्राप्त कर पीएचडी करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि से आपने अपने आप को अलंकृत किया था। ये समाज का अनुकरण था।
मैं भूल भी जाऊं इसको बनाने में भाई श्री मोहित जी और मेरे गांव के हितेश जी जो प्रिंसिपल हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा है। जब जाके मैं इसको बना पाया, मैं आपके प्रति भी आभार और बड़ौदा ग्राम इकाई की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। उल्लेखनीय उपलब्धियां अब आप गिनते चले जाना, अगर उंगलियां चल रही हो तो। विश्व चैंपियनशिप 2018 में भारत देश का प्रतिनिधित्व माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च एथेनो मेडिसिन में फादर ऑफ बायोटेक, हाउ वी कैन इमेजिन, फादर ऑफ बायोटेक की उपाधि इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग 2019 तथा जीआरडी फाउंडेशन 2020 द्वारा बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड, ताली की गड़गड़ाहट लगा, बेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम दशमाओं संगठन। आपकी पुस्तक किताब भी लिख के गया है ना, हम मंगवाएंगे किताब। द फ्यूचर ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रकाशन आपके असाधारण एवं उल्लेखनीय उत्साह को ही नहीं दर्शाता, अपितु वर्षा विषय की विशेष गहनता का भी प्रमाण है। हाथ रंगत को आरसी सम्मान एवं संपादन, आदमी लिख करके भी गया है और कुछ पाकर के भी गया है। सम्मान एवं संपादन, संपादन समझते हो बच्चों, लिखना, शोध कार्यों, लेखन गतिविधियों तथा नवाचारों में आपकी गहन रुचि थी। देश की पहली बायो फ्रंटियर मैगजीन के सह संपादक आप किए गए थे। हाउ यार पॉसिबल इन दिस एज आदमी इतनी इंटरनेशनल मैगजीन का सह संपादक बन जाए। लेकिन बिल्कुल ये जब तक थे तो इतना पता नहीं लगा कि इतनी बड़ी प्रतिभा की, मतलब विश्व स्तर पर क्रिएटिव इनोवेशन अवार्ड 2017 गुजरात राज्य में विज्ञान गुजरी के सदस्य के रूप में मनोनीत होकर विज्ञान शिक्षा को उन्नत एवं समृद्ध करने के अवसर जो आपको प्राप्त हुए, विश्व स्तर पर प्रशंसित पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित कर शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के लिए भविष्य में प्रेरणा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। जब आप बायोटेक के लिए वीवी नगर या कहीं पर भी जाओगे तो कवि की कुछ लेसनिंग्स जो होंगी, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसको आप सिलेबस में देखोगे। विश्व स्तर की प्रशंसित पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित कर शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के लिए भविष्य में प्रेरणा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। एशियाई जर्नल ऑफ बायोसाइंस के, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जैसी विश्व स्तरीय पत्रिकाओं में आपके रिसर्च पेपर का नियमित प्रकाशन आपका होता रहा। ये आप में वैज्ञानिक प्रतिभा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक परिकल्पना का एक सबसे बड़ा प्रमाण हम सबके बीच में छोड़ करके गए हैं। आपके शोध पत्र आगामी समय में जैव तकनीकी को प्रोन्नत करने में अपनी महती भूमिका प्रदान करेंगे। गौरवमयी स्मृति, गौरवमयी स्मृति, ऐसा तो यार बहुत कम लोगों के जीवन में इतना आता है यार, ये तो गजब ही हो गई। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, मैंने कवित्व नहीं रहा लेकिन कवित्व रहना चाहिए। ये किसने फील किया? यूनिवर्सिटी ने जहाँ वो काम करता था। आपकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु गणपति विश्वविद्यालय मेहसाणा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में, बताया आपने जैसे प्रतिभा करते हैं ना, कॉलेज जैसे दीक्षांत करती है, दीक्षांत समारोह में आपके नाम से स्वर्ण पदक देने की घोषणा से आपके महान व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठित की स्मृति को चिरस्थायी एवं कॉलेज ने संरक्षित कर दिया है जो वर्षों से रहे। आपने अल्पायु में जिस निष्ठा एवं उत्साह एवं कर्मठता से श्रेष्ठ शिक्षा सेवा समर्पित की है, उसका अभिनंदन हम सबकी स्मृतियों में सदैव बना रहेगा। अंबर के आनंद को देखो, इसके कितने तारे। आप जैसी जिज्ञासु
गागर में सागर पढ़ने का प्रयास किया है। बाकी इसके लिए अगर मैं लिखूं तो एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। पुरुषोत्तम जी का खूब ही आग्रह था कि जगदीश जी वगैरह का कि कोई सुरेश जी के लिए अभिनंदन पत्र स्तरीय बनना चाहिए। कितना बन पाया ये तो अब आगे की बात है। आप जैसे जिज्ञासु स्टूडेंट, अंडरलाइन प्लीज इन योर माइंड, आप जैसे जिज्ञासु, मेधावी, तपस्वी शिक्षा सागर का मरणोपरांत अभिनंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपलब्धियां सदैव मानव जीवन के भावी मार्ग को प्रशस्त करती रहे। पुरुषोत्तम पंड्या संरक्षक, जगदीश जोशी अध्यक्ष, मुख्य अतिथि श्रीमान राजू भाई, नाम अब मैं एक राहत तुम्हीं से मिलती है, रूठना मत बहारों में। समारोह जो होते हैं वो बहारें होती हैं। रूठना मत बहारों में, गुनगुनाहट तुम्हीं से मिलती है, गुनगुनाहट तुम्हीं से मिलती है। भाई सुरेश जी और उनके पुत्र के श्रद्धांजलि स्वरूप जिस भाव से, लेकिन एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से थैंक यू। 20 years back and 40 kilograms back, 40 किलोग्राम ने 20 साल पहले देखिए होगा। पर इन बिटवीन क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है तो शायद बायोलॉजी बीच बीच में आ जाए। वो बड़ा मानव विकास की तरह से आप देख रहे हो। जैसे मुझे पहले बहुत देखा था कि तो एकदम पात्रों तो नाटो झाड़ों थी क्यों, तो दैट इज एवोल्यूशन यू नो, मानव विकास। वो तो आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लास में। पहले मनुष्य ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, तो पीछे की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे पेट बढ़ता रहेगा हमारे। सो दैट इज एवोल्यूशन, ऑलराइट। लाइक जैसा पवन जी ने बताया, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अब मैं मोह कहूँ जितना मैं बड़ाका ने छोड़ा इटली तो आना सभी दीवारी करी है। सो कमिंग टू द पॉइंट इज सारा तारामंडल इस जगह पे वी आर इन द गैलेक्सी ऑफ प्रोमिनेंट पीपल। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड एज जैसा कि ये 3-4 मुद्दे की बातें करना चाह रहा हूँ मैं, जैसा कि संगठन जो बैठा हुआ है। पहला अभी बात की थी कठिन परिश्रम की। सो इन जनरली आई ऑल्सो यूजुअली यूज्ड टू फील लॉन्ग बैक कि लकी है मली क्यों है नौकरी या लकी है, बट लक एक्चुअली व्हाई आर वी मीटिंग ऑल टुगेदर कि लक मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो हम लोग सब इसलिए मिले हुए हैं कि वी आर इन डाइवर्स फील्ड, ऑलराइट। सो somebody may be in business field, other may be in education field, or somebody may be in sports and तो अगर हमको गाइडेंस मिले, दैट इज लेबर तो कर रहा है, कौन नहीं करना चाहता है, ऑलराइट, पर कोशिश करा पर बता बोलो जे so very important is labor under correct knowledge, so we can approach each other and we can get the direction that where we have to put in the labor. ने બીજી વાત જે કરી હતી ઈ કર્યું કે આનો સિલેક્શન થઈ ગયું। ऑफ कोर्स एक फिर बायोलॉजी बात आ जाएगी। आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट। बहुत सिंपल सा चीज है ये, छोटी चौथी 5वीं क्लास में होता है प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। अगर आप बहुत गहराई में जाओ तो जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स नेवर वांट दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। पौधे कभी चाहते ही नहीं है कि ऑक्सीजन रिलीज हो, उनको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। उनको अपना खाना बनाना है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से। उनको अपना खाना बनाना है, उनको ग्लूकोज बनाना है, उनका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मीन्स वो जो बना रहा है फूड, लेकिन बाई चांस ऑक्सीजन निकल रहा है। और खासियत देखिए उस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की कि सारी दुनिया उस पर चल रही है। जिन पौधों ने ऑक्सीजन दिया है उन ऑक्सीजन का उसके कोई लेना देना नहीं है, वो तो करते ही बाई चांस निकल रही है। और वो पौधे खुद को भी जिंदा रख रहे हैं और सारी दुनिया को जिंदा रख रहे हैं। सो हियर व्हाट आई मीन टू से इज कंपटीशन इज डिसहार्मनी। आई वुड से कंपटीशन इज अ डिसहार्मनी। लाइक यू शुड compete, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो आप सीखने के लिए पढ़ो, जिंदगी में सीखने के लिए पढ़ो। अगर आप सीखने के लिए पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट, सो JEE, नीट, GPSC और ऑल दीज एग्जाम्स
एज अ बाय प्रोडक्ट क्रैक होंगे, एज अ, आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विद इट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको कोई चीज सीखनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा स्पीकर के पास जा रहा हूँ तो माइक आवाज अभी नहीं है जोड़नी, तो मैंने हीकू है, तो वो सीखने के लिए हमको पढ़ना है। वो आपको क्रैक एग्जामिनेशन तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, यू गॉट माय पॉइंट। एंड मैं वो उसी जो कछुए और खरगोश की बात कर रहा हूँ, उसी को जोड़ रहा हूँ। संगठन क्यों इकट्ठे हुए हैं, 2 मिनट और ले सकता हूँ। तो कछुए और खरगोश की बहुत पहले जब हमने कहानी पढ़ी थी कि पहले खरगोश कछुआ जीतता है, फिर वो कंसिस्टेंट करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम जो हमारा संगठन है, उसका उद्देश्य ये है कि अब पबजी और फ्री फायर का टाइम है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब आपको क्रॉस करना होता है। तो वो चैलेंजेस आएंगे आपकी दुनिया में। तो चैलेंजेस क्या है आपको, जब टॉर्टोइस और या जब खरगोश और कछुओं की रेस होगी, तो आपके सामने अलग अलग चैलेंज आएंगे। हो सकता है खरगोश को पानी में जाना पड़े, हो सकता है कछुए को फास्ट दौड़ना पड़े। तो जब पानी में जाना पड़े तो कछुआ खरगोश को ऊपर ले ले, और जब लैंड पे दौड़ना पड़े तो खरगोश कछुए को ऊपर ले ले। इसलिए हम सब संगठन में हैं, ताकि हम एक दूसरे को सहयोग कर पाए। वंस अगेन आई वुड से कॉम्पिटिशन दिस आर्मी, और शायद उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब में से कोई पीछे छूट नहीं जाए। कोई अगर पीछे छूट रहा है तो हमारे पीछे नहीं छूट जाए, उसके लिए हम सब मिल रहे हैं। एंड लास्ट थिंग, जैसा आप हैं बिल्कुल परफेक्ट। यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। व्हाट आर योर पोटेंशियल्स, यू डोंट नीड टू चेंज। उसके जैसा इसके साथ बनने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, एंड लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी, these are not abilities. These are not abilities. These skills you can achieve within seconds. You will need only a year. हमें तो आवड़े 12 तो 96 बनावा, पर दिमाग में तो 12 तो छन्नोस रहे। So if the person like me can stand in front of all people, it's a very simple task. All right, and the last thing मैं बात करना चाहता हूँ कि हमको जैसे कि हम लोग भी हैं सब, तो मेरे पापा की याद आ रही है। पापा भी मेरे समाज के अध्यक्ष थे, और शायद रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने किया था, उनके अध्यक्षता में ही हुआ था। वो हमेशा कहते थे कि कर्तव्य मजा आना चाहिए आपको, कि मैं हम करूंगा तो पहले मैंने हम आलेगा ना, तभी करी ना मजा बोल पहले मैंने आलेगा ना, मजा नहीं आता। तो आप जो कर रहे हो उसमें ही आपको मजा आना चाहिए। ऑलराइट, वो कर्तव्य करना भी मजा आना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए। मैं बेटे को ये दे रहा हूँ या भाई को ये दे रहा हूँ, फ्रेंड को, उसमें आपको आनंद आए, वही आनंद है, उसमें मिलेगा। वो आनंद कभी मेरे पापा चाहते नहीं थे। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट। एंड द लास्ट थिंग इज, as we could see here, the number of girls are rising. I hope you are updated or not. The sex ratio, the number is 1020. पहले जो लड़कियां 1000 पे जो सेक्स रेशियो होता था, लड़कियां कम थी, अब लड़कियां बढ़ गई हैं। So that's very good that we can reflect. It is reflecting in the this program also. Sex ratio is number of girls are increasing. And the third thing is, girls पहले ही एडवांस होती हैं, क्योंकि उनकी उम्र 18 साल होती है शादी की, हमारी 21 होती है। Alright, लेकिन they have all objections. Very soon you will find down the lane after 2-3 years that both, it is 21 is going to be there. So we are at par. Alright, thank you very much. I'm blessed. कि सबसे पहले बात तो वो समाज के लिए करते थे। एक स्लोगन है उनका कि समाज है तो हम हैं, और हम हैं तो समाज है। वो बात गौर करने वाली है कि समाज है तो ही हम हैं। समाज होगा तो हमारी इंपॉर्टेंस रहेगी, और हम होंगे तो समाज की इंपॉर्टेंस रहेगी। सो इट्स लाइक ए ड्यूल नेचर। आप अगर क्लैप करते हो, तालियां बजाते हो, तो दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार समाज एवं व्यक्ति दोनों को एक दूसरे के तालमेल की जरूरत पड़ती है। तो वो तो उनका फर्स्ट स्लोगन था उनका। सेकंड स्लोगन उनका यह रहता था कि जो होता है बेटा अच्छा होता है। कभी भी उन्होंने वो हमेशा ये बोलते थे कि जे था बेटर था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। सो यानी मैं बहुत बार असफल भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में सफलता मिली है। बीटेक के बाद में मैंने भी जॉब ढूंढा था, बट उस टाइम पे थोड़ा वो गाइडेंस की कमी की वजह से मैं नेपोलॉजी सर से भी बात हुआ था। मेरा निर्मा में उसी 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट फिर मेरा जीआरई और टॉफल थोड़ा सा टारगेट चेंज हुआ। देन मैं वापस निर्मा में मुझे सिलेक्शन हुआ सेकंड टाइम पे, फिर से सेम बेटर पोजीशन पे। फिर वहाँ से मैंने एमटेक किया और फिर आगे बढ़ा। कॉग्निजेंट कंपनी, एलएनटी, इन्फोटेक, बहुत सारी कंपनीज में काम करने का मौका मिला। तो मोटे तौर पे अभी यानी स्टेप्स जो होती है अपनी, यानी तो यानी जैसे लक्ष्य अपना निर्धारित है, बट
लक्ष्य पे तुम डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, बेबी स्टेप्स यानी कोई कंसेप्ट है वो हमेशा ध्यान में रखना कि स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है। अब जैसे मेरा 10वीं है, 10वीं के बाद मुझे 12वीं है, 12वीं के बाद BSc है, B.Ed है, वट एवर इज योर लक्ष्य, जो भी आपका टारगेट है वो एक बार सेट करना है कि बाबा मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, मुझे इंजीनियर बनना है, ओके, मुझे बैंकिंग कंसल्टेंट बनना है, ओके, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने हैं वो इम्पोर्टेंट है। और गाइडेंस के तौर में डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, उनसे भी आप रीच कर सकते हो, अपने समाज में बहुत प्रतिभा है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, एवं नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के भी बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल हैं। तो बेबी स्टेप्स आपको एक बार कंसेप्ट में मन में उतारना होगा। और मैं कंपनी में सीखा था उस टाइम पे, मैं जब लक्ष्य से भटक के भी जब कंपनी में पहुंच गया, बट कंपनी के बाद में मुझे क्या क्या करना है उसके लिए मेरे जो मैनेजर था उन्होंने बोला कि तुम बेबी स्टेप्स ध्यान में रखो, छोटा छोटा स्टेप्स लो, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज तुम सोचोगे कि मैं डायरेक्ट ये बन जाऊंगा विदाउट नॉलेज, विदाउट गाइडेंस, तो पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो बहुत ही आगे अच्छा रहेगा। तो वो तो आपके लिए गाइडेंस का है ही। जैसे कि अपन सबको पता है कि अपन सब ब्राह्मण हैं, तो अपन ब्राह्मण के तौर पे अपन क्या क्या करते हैं वो अपन सोचने वाली बात है। मैंने आज जनेऊ पहनी है तो जनेऊ में लगाता हूँ प्रॉपरली, नहीं यूज करता हूँ, क्या इसका इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने को चीज ध्यान में रखना है। सुबह उठते हैं अहम ब्रह्मास्मि में अगर सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, या मैं सुबह उठ के अपन उठ के कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करम उले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा श्लोक का पाठ करता हूँ नहीं करता हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। मेरी 3 इयर्स की बेबी है, 3.5 साल की, उसको मैं सिखाता हूँ कि सुबह उठ के वो मुझे बोलते पापा उठ गए, मैं कहा हाँ उठ तो गया, बट तूने वो श्लोक पढ़ाया नहीं, तो उसको सिखाना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आप अगर 10वीं में हो तो आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि वो आगे कैसे बढ़े, आपका स्टेप्स ये रहेगा कि आपको कैसे टारगेट को पहुंचना है। तो ये सब चीजें थोड़ा मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जैसे यानी मैं भट्ट हूँ तो मैं थोड़ा भट्ट के लेट्स से कि मैं भट्ट हूँ तो भट्ट क्यों हूँ, तो उसके लिए थोड़ा ऐसे ही जस्ट बनाया था मैंने अभी जस्ट बैठे बैठे कि भट्ट में क्यों हो सकता हूँ। तो बी मतलब BHATT, बी मतलब बी पॉजिटिव, और मैं ऑलवेज नहीं, मैं हमेशा ये बी पॉजिटिव ही रहा हूँ। मेरे पापा की अगर आपको पता नहीं होगा तो बहुत उनका एप्लास्टिक एनीमिया से रोग से ग्रसित हुए थे वो, और मुंबई में जब मैं उस कंडीशन में आया था नीदरलैंड से कि मुझे जब पता लगा था, उस टाइम पे मैं जर्मनी में भी था, मैं पता लगा कि यहाँ पे पापा को ICU में एडमिट किया है, तो वो एक पॉजिटिवनेस के साथ मैं निकला था और मुझे पता था कि वो जीवित होंगे। डॉक्टर्स ने बोला कि ओनली 1% चांस है, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1% इज मोर देन 99% फॉर मी, मेरे लिए 1% ज्यादा है 99% से। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हो गया बी। H मतलब हेल्थ, हेल्थ आपका इम्पोर्टेंट है। आपका सचिन पंड्या, चेतन लाल जी पंड्या, कामठी, परसेंटेज इज नॉट वैल्यू, जब समझ में आया तब पढ़ना चालू करो। फिर इसने 11वीं 12वीं गामड़ा ब्राह्मणिया के उस स्कूल में ज्वाइन किया जहां संस्कृत, ज्योग्राफी और चित्रकला जैसे सब्जेक्ट, ताकि प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा, और इस तरह से अपने आप को हाई किया और उस समय स्कूल टॉप किया गामड़ा का। इसके बाद BA किया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, समझ गया उदयपुर में तो भटक जाऊंगा, बड़ौदा चला गया, वहां उसने आर्ट्स का स्टूडेंट होकर के MSc करी, हाँ ज्योग्राफी में MSc करी, मतलब घणो एवं सब्जेक्ट है आर्ट्स में, हम तो साइंस में भी दे सको, MSc ज्योग्राफी। और MSc ज्योग्राफी करने के बाद इसने एक ऐसा डिग्री लिया प्लानर का, और राजस्थान के अंदर स्वायत्त शासन विभाग में एकमात्र पद डूंगरपुर के लिए था, नगर नियोजक का, और ये सहायक नगर नियोजक गजेटेड ऑफिसर, और सागौड़े का चार्ज भी इसके पास है। तो इसे सम्मानित नंदिनी पड़ी में तो यार तुम तालियां बजाओ यार, ये हीरो बने, अमिताभ बने, ये फिल्मों के अंदर बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री तो सबको मालूम है ना, क्या बढ़िया काम करता है, और वास्तव में ये पैदाइशी हीरो है। मेरा फोटो नहीं आ जाए इसके साथ, ध्यान रखो। बोल। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बोलूं अभी। आपकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी एक्टिंग के बारे में बोलिए कुछ।
एक्टिंग करूंगा मैं तो। ये एक्टिंग करना आपको कैसे ऐसे लगा कि आप एकदम से उठ करके एक्टिंग में चले गए? आपकी उम्र तो लगती नहीं है। अरे वो तो मैं बचपन से ही मतलब डांस। तुम्हारे दोस्तों में खेलते थे उस समय यही करते थे, है ना? मजाक बेटा एक एक्टिंग करके बता, एक एक्टिंग करके बता दो। डायलॉग बोल सकते हो? माइक पकड़ के बोल बेटा। हाँ माइक पकड़ के बोल सकता है ना? नहीं एक्टिंग करेगा, एक्टिंग करेगा। तो एक्टिंग ठीक कर देना। अमिताभ जी का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बहुत कुछ बताया, बिजनेसमैन बिजनेसमैन बिजनेसमैन। बस ये बच्चों में आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज आपको एक सर्टिफिकेट मिला है और वो मेहनत का आपको फल मिला है। होता ऐसा है कि मेहनत का जब इंसान को फल मिल जाता है उसके बाद वो मेहनत करना कम कर देता है। तो ये तो शुरुआत है, इस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होना है। ये तो आपको सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपकी मेहनत निरंतर होनी चाहिए और आपका एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है। मैंने बहुत जन, जैसे पवन जी ने बताया, बहुत जन ने बताया कि सिर्फ पढ़ाई एक दायरा नहीं है, खेल कूद में भी आप अपना नाम कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। मैंने मेरे बच्चों पे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं किया। मैंने मेरे बेटे को बोला कि तुझे कराटे चैंपियन बनना है तो वो कराटे चैंपियन है। मेरी बेटी आज छोटी है, मैं उसको भी कराटे में डाला है। मैंने ये कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम फिजिकली फिट रहो। अगर आप फिजिकली फिट हो और तो आप ऑटोमेटिकली मेंटली फिट हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूँ। मैंने भी अपनी फिजिक्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने ध्यान देना शुरू किया है कि फिजिकली इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली फिट रहो। योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो और जो फील्ड अच्छी लगती है वो करो। बिजनेस भी है, बिजनेस भी उतना ही टफ है, नौकरी भी उतनी ही टफ है। बिकॉज मैं ऐसे बहुत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को जानता हूँ, उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है, कभी मिनिस्टर की तो कभी सीएम की, कभी पीएम की और कभी पीएम ऑफिस की। मैं जब भी जाता हूँ तो वो अधिकारी भी उतने ही टेंशन में रहते हैं, तब मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। लेकिन मैं यहाँ आके मेरे दोस्तों को मिलता हूँ, मेरे बचपन के दोस्तों को जो टीचर है, जो आज टीचर है, उनको भी मैं उतने ही टेंशन में देखता हूँ। उनके ऊपर भी वही तलवार है। मतलब दुनिया में nothing is impossible, even impossible says that I am a possible। दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है और मेहनत के साथ हमेशा अपने परिवार का, अपने समाज का, जैसे सिद्धेश ने कहा, सिद्धेश के फादर, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था, हूँ और रहूंगा। वो मेरे लिए बहुत आदर्श व्यक्ति थे। वो हमेशा कहते थे कि भूपेंद्र यार मैं तुझे देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसके लिए कहते थे शायद मुझे उनको देख के बहुत सम्मान और बहुत अच्छा लगता था। वैसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। यहाँ पे हम भाई कवित को, स्वर्गीय कवित को याद कर रहे हैं। सुरेश जी को मैं यहाँ बहुत मिस करता हूँ। मैं जब भी बिल्डा आता हूँ तो मैं बिल्डा को सुरेश जी के गाँव से नाम से जानता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे समाज में जो वाकई तारीफ के काबिल हैं। अब रही बात, हॉस्पिटल चलाना भी कोई खाने का काम नहीं है, वो सबसे टफेस्ट जॉब है। इनफैक्ट मेरे बॉम्बे के जो भी बड़े बिजनेसमैन थे या यहाँ के जो मेरे बिजनेसमैन है, कोडनिया जी भी जो मेरे पार्टनर है ऑलरेडी मल्टीप्लेक्स वगैरह में, उन्होंने मुझे कहा था भूपेंद्र कौन सा बिजनेस करने निकले हो? ये बिजनेस नहीं है। ये मैंने वाकई में, मेरी माँ को मैंने खोया था सन 1996 में, जब मैं सिर्फ 22 साल का था। तो मैंने वो दुख महसूस किया था, अगर उस टाइम ये हॉस्पिटल राजस्थान में होता तो शायद आज भी मेरी माँ जिंदा होती। और मेरा ये मन का दुख था जो मैंने दिन में दूसरे से शेयर किया और उन्होंने कहा कि चले हम मॉल नहीं अपन हॉस्पिटल बनाते हैं। तो उनकी वो सोच थी और वो मेरा सपना था, इसके लिए आज चालू हुआ है। जब भी तकलीफ होती है मैं भगवान से बातें करता हूँ। बच्चों मैं आपको भी कहता हूँ, आपको कोई दे रहा है तो भगवान दे रहा है, आपके कर्म दे रहे हैं, आपके संस्कार दे रहे हैं। आपको भगवान के सामने बैठना चाहिए। मैं हनुमान जी से बात करता हूँ, आपको लग रहा होगा यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप बैठो, भगवान से बात करो, भगवान आपसे बात करेंगे। एक दिन आएगा, सफलता जरूर मिलेगी। और मुझे सफलता हमेशा बहुत पुरुषार्थ करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद ही मेरी लाइफ में मुझे मिली है। जो सफलता बहुत इजीली मिल जाए वो सफलता लंबी नहीं टिकती है भाई साहब। इसके लिए सफलता अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो आप। और ये मत सोचो कि मेरे को कौन क्या कह रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है कहने दो। मैंने मेरे जीवन का 10 साल, भट्ट जी मैं आपका कहता हूँ, मैंने 10 साल ये प्रूव करने में लगा दिया कि मुझे क्या कह रहा है और मैं उसको सफाई देता था। आज मुझे आके कोई कहता है भूपेंद्र तेरे बारे में ये कह रहा था, तो मैं कहता हूँ कि वो सही कह रहा था, ताकि कम से कम वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करे।
मुझे प्रूव नहीं करना पड़ेगा मैं क्या हूँ। आई नो दैट व्हाट आई। तो मैं आप लोग को भी यही कहता हूँ, आपको कहते रहेंगे कि ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। अगर आप अपनी सफाई देने में लग जाओगे, आप प्रूव करने में लग जाओगे, तो आपका कीमती वक्त अपने आप को प्रूव करने में निकल जाएगा, जो मैंने अपने 10 साल वेस्ट किए हैं। 46, 47 के एज में यहाँ से मैं कहीं और आगे होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ इसलिए वेस्ट किया कि मैं सही हूँ, ये साबित करने में लग गया था। लेकिन आप बिल्कुल मत करो, आप सही हो, आपको अंदर से मालूम होना चाहिए कि आप सही हो। आपकी कोई बुराई करता है तो उसको कहो कि वो सही है और मैं गलत हूँ। द मोमेंट आप ये कहना शुरू कर दोगे, आपका न तो कोई टाइम वेस्ट करेगा, न कोई आके आपका दिमाग खराब करेगा, और न आपका दिमाग खराब होगा, उस दिमाग और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओगे किसी अच्छे काम में। जो बुजुर्गों को मोबाइल वितरण करके मैंने ये हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू किया था, तो मैंने कह दिया था कि मैं समाज की किसी मंच पे नहीं आऊंगा। अभी चिराग भी यही कह रहा था कि आपको मैंने 4-5 साल बाद देखा, तो मैंने 5 साल के लिए तो संन्यास लिया था। लेकिन अब अध्यक्ष महोदय को जब अध्यक्ष बना रहा था, तब मेरे को पवन जी ने कहा था कि मत बनाओ। मैंने कहा कि बनाओ, मैं उनके साथ हूँ हमेशा, सिर्फ स्टेज पे नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी वो 5 साल की पीरियड पूरा नहीं होने के बाद मुझे अध्यक्ष जी वापस समाज पे ले आए हैं, और जमनालाल जी तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो अब मैं आया हूँ ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे अभी और 50 साल हो जाएंगे सर, और मैं 5 साल काम करना चाह रहा हूँ। कुछ और करना है मुझे, एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना है इस क्षेत्र में। तो वो एक काम शुरू हो जाए, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा। हम लोग एक गुरुकुल बनाने की सोच रहे हैं सर एजुकेशन में। आप हमें बच्चा दे दो 3 साल का, हम आपको बच्चा 21 साल के बाद वापस देंगे। उस टाइप का हमारी थॉट है अभी इस क्षेत्र में। तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, इसके लिए समाज के साथ मैं और आपके साथ जुड़ा हूँ। रही बात, हम बहुत सारे, मैं भाई भरत भाई के साथ भी बहुत काम किया, सुरेश जी जब अध्यक्ष थे तभी भी काम किया, भाई कांति शंकर भाई साहब के साथ भी काम अच्छा किया, और भाई हमारे जगदीश जी, मैं और एडवोकेट रवि भाई जो बोरी वाले, और कमलेश जी भट्ट गोटा मोहनलाल जी के, हमारे तीनों के ये गुरु हैं। हम तीनों जब मिलते हैं तो गुरु जी सब आता है, घोषणा आप कर देना, लेकिन वो चीज इतनी परफेक्ट बननी चाहिए। मैं घोषणा नहीं करने के पीछे का रीजन ये है कि मैं कहीं भी हाथ डालूं तो वो काम एकदम ऊंचाई तक जाना चाहिए। मैं बांसवाड़ा का भवन अभी तक बनवा देता इनका, लेकिन मैंने इसके लिए हाथ डाला कि वहां बहुत पॉलिटिक्स चालू हो गई थी, और समाज का काम है तो डेफिनेटली हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ के काम करेगा, मैंने इनको 10 बार कहा कि भाई साहब आप आगे बढ़ के काम करो, और आपकी टांग खिंचाई होगी आज नहीं तो कल, और खींचेंगे लोग, खींचने दो। लेकिन आपका जिस दिन लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो मुझे ये करना है, मैं आपके साथ हूँ। और इसीलिए आपके लिए मैंने 4 लाइनें रखी हैं, जो मेरा चिर प्रति अंदाज है उसी में। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। जब आप तेज चलते हो तो नजारे छूट जाते हैं, नजारे नहीं देखने मिलते। आप गाड़ी में स्लोली जाओ तभी आपको नजारे दिखते हैं। कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं जब रोता हूँ तो अक्सर लोग मेरा कंधा थपाते हैं। मतलब आप जब आप उदास होकर आते हो, मेरे पास आते हो या पवन जी के पास है, तो आपका कंधा हम थपाते हैं, हाँ ऐसा वो आपके साथ है। लेकिन मैं जब भी हंसता हूँ तो लोग मुझसे रूठ जाते हैं। यही है भाई साहब कि आप जब उदास होकर जाओगे तो पूरी समाज आपके साथ होगी, और आप हंसते हंसते जाओगे तो यही कहेंगे तो खुद कैपेबल है, सब कर लेंगे। इसी से मैंने आपका समय लिया, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा एक और हॉस्पिटल का जो लाइव इसको यूट्यूब पर वाक्शैली में निपुण अध्यक्ष महोदय, सादगी व सहिष्णुता से सरोकार हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, मंच पर तथा सम्मान समारोह में विराजित सभी गणमान्य विभूतियाँ और उपस्थित सभी सुधीजन, मातृशक्ति, नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ। और इतना बढ़िया संचालन के लिए पवन भैया को खूब खूब धन्यवाद। मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन मैं एक बार सभी से आग्रह करती हूँ कि हमारे 10 गाँव संगठन के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि हमारी जैसी प्रतिभाओं को इन्होंने नवाजा है। मुझे बोलना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अंतिम में सोचा कि 2 पंक्तियां बोल ही दूँ। आज मेरे पापा का जन्मदिन भी है, और मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मेरे पापा की दोनों बेटियां समाज द्वारा पुरस्कृत हो रही है। उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। मीन्स हम आलस करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला।
वाला है। उन्होंने हमें हमेशा यही सिखाया है कि मेहनत करनी है। हमने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन आज जो ये प्राइज मिला है हमको, वो इसके असली हकदार हम है ही नहीं। इसके असली हकदार तो हमारे पिताजी है, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है। बहुत बढ़िया बेटा। उन्होंने हम तीनों भाई बहनों को इतना लायक बनाया कि हम अपने क्षेत्र में तीनों भाई बहन अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। ये हमारा पहला मौका नहीं है कि हम मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। हम 10वीं 12वीं तीनों भाई बहन 10वीं 12वीं हर साल जब भी हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, हमारे द्वारा कोई ना कोई पुरस्कार हमारे द्वारा लिया ही जाता है। तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, मेहनत के पीछे मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, हर कोई कर रहा है, लेकिन प्राइज उसी को मिलता है कि मेहनत हमें कौन सी जगह पे करनी है। हम सोचते हैं ये एग्जाम हो रहा है तो हम वो भी फाइट कर ले, ये एग्जाम हो रहा है तो हम वो भी फाइट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हम अपनी मेहनत को एक ही एग्जाम में लगाए ना तो सफलता निश्चित है। और उसके लिए कंटिन्यूटी, कोई सोचता है कि कोई क्या कहेगा, काश मैं पास हो जाता, मेरी ये विश रहती। हम रोज मंदिर जाते तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मुझे ये कर देना, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान को भी पता है बिना मेहनत के कोई भी कार्य होता नहीं है। एक नदी रहती है, नदी भी अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है कंटिन्यूटी, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा, नदी ठहर जाएगी या उसका पानी सूख जाएगा। और तो हमें नदी से प्रेरणा लेनी है कि कंटिन्यूटी, अपने लक्ष्य के प्रति हमें निरंतर बढ़ते ही रहना है। मैं अंतिम 2 लाइनों के साथ में अपनी बात को विराम देती हूँ।